एनडीए का रिटेन जो है ना सर, वो बहुत वाइड एस्पेक्ट्स है उसके। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो आपको सब पे फोकस करना पड़ेगा। और मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो जीएटी में वो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि फिर आप पे प्रेशर आ जाएगा कि अब इसमें अच्छा करना पड़ेगा जी। अपने नरेशन पे फोकस करने से ज्यादा मुझे पहले ग्रुप की सारी स्टोरी सुननी है, क्योंकि ग्रुप इन्वॉल्वमेंट तभी हो पाएगा अगर आप सबकी स्टोरी अच्छे से जान लो। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मेडिकली रिजेक्टेड। क्यों? ही हैड वन किडनी। ठीक है, उसका कभी अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ही डिडंट न्यू। और एक किडनी थी इसके पास एंड ही हैज गॉट मेडिकली रिजेक्टेड। उस टाइम पे ना रिलेटिव से बात करने का मन नहीं करता किसी, सब वही अरे तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक एग्जाम निकाला है, अरे वो मुझे पता है उसका क्या करूं मैं। रुको रुको रुको, बिफोर वी गो फॉरवर्ड विद द वीडियो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। Unacademy is bringing one of the biggest offers on all its courses today, and this is valid till tomorrow night. So go fast. They are offering you 25% discount. Yes, you have heard it right. 25% discount on all NDA and SSB courses. ठीक है, एंड बेस्ट पार्ट बताइए क्या है? 1 साल सब्सक्रिप्शन लोगे 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल लोगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट ऑफर, डोंट थिंक मच, go now to Unacademy, and if you think this will help you, this will benefit you, please use the code. The link is in description along with the code defense10. Don't forget to use the code defense10. Also, what I've seen is कि many times what happens is कि ऐसे बड़े lucrative offers आते हैं Unacademy की तरफ से, and ऐसे courses आके चल जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि किस डेट को शुरू हुआ, and they end up enrolling late. So just fill up this Google form which is being shown on the screen. The link is in description of the Google form. एंड इस गूगल फॉर्म को भरने के बाद अनअकैडमी विल कीप यू अपडेटेड विद ऑल इट्स कोर्सेज जो आपके जैसे आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको डिफेंस रिलेटेड कोर्सेज एंड अलॉन्ग विद द डिस्काउंट लुक्रेटिव ऑफर्स जो आपको आते हैं अनअकैडमी की तरफ से। सो प्लीज़ 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 इसको जाइए, गूगल फॉर्म को भरिए सो दैट इट वुड बेनिफिट यू। ऑल द बेस्ट। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस अंश सूर्यवंशी। इसी कहानी में काफी सारे लेसन्स हैं, सो स्टे ट्यून्ड। आल्सो मेरा थोड़ा गला खराब है तो मेरे को थोड़ा माफ कर देना। वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। 25% डिस्काउंट चल रहा है, कल रात तक आई थिंक चल रहा है, तो इसलिए डिफेंस 10 कोड यूज कर लेना, खरीद लेना। पहले ऐड चला चुका हूँ, फिर से नहीं बोलूंगा। अंश की बात करते हैं। अंश जो है, अंश हैज क्लियर्ड हिज एनडीए रिटर्न इन हिज थर्ड अटेम्प्ट एंड एसएसबी इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। ही टूक अ ड्रॉप फॉर एनडीए, तो उसके बारे में बात करेंगे कि ड्रॉप को कैसे बताना है इंटरव्यू ऑफिसर को। एंड ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मेडिकली रिजेक्टेड। क्यों? ही हैड वन किडनी। ठीक है, उसका कभी अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ही डिडंट न्यू। और एक किडनी थी इसके पास एंड ही हैज गॉट मेडिकली रिजेक्टेड, but now he has given CUET and he will soon join college and prepare for civil services most probably. Baki Ansh, great to have you on the show, and you're also an academy student yourself, so great. Yes. And Ansh, थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता, कौन है अंश सूर्यवंशी and what do you like? सर मैं तो डिफेंस एस्पिरेंट ही कहूंगा अभी अपने आप को, अभी तक तो वही रहा हूँ। बचपन से ही Okay. चाहा था डिफेंस में जाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली जो हो गया, पर कोई बड़ी बात तो नहीं है, अब कुछ और करूंगा और कुछ। बाकी तो सर जब मैंने ट्वेल्थ में सर, मैंने तो अराउंड 6 7 में मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया था कि एनडीए है। डिफेंस पहले तो आर्मी आर्मी का ही पता रहता है कि आर्मी है ये वो। एक्चुअली मेरे एक पड़ोसी थे, तो मतलब वो डिफेंस बैकग्राउंड के थे, तो उनका मुझे वो बोलने का तरीका मुझे बहुत फैसिनेट करता था, उनका बिहेवियर। और क्योंकि मेरे घर से सर किसी ने कभी जॉब की नहीं है, मैं हूँ राजपूत बैकग्राउंड से, राजपूत फैमिली से हूँ, तो हमारा यही है बाप दादा का खाओ आगे बढ़ो वही वाला सिस्टम रहा है। बाकी पापा मेरे पॉलिटिक्स में थे थोड़े बहुत, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। और फिर मैं डिफेंस के लिए मेरा था कि जाऊंगा डिफेंस में ही जाऊंगा। फिर एनडीए का पता चला, तो पहले तो कैजुअल अप्रोच बैक बेंचर टाइप हूँ मैं, तो वही थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लिया ये वो। तो 11th में जब मैं पहुंचा, तो 11th में कोरोना कोविड हो गया था, तो वो हो गया था, लॉकडाउन लगा था। तो मैं ऐसे सबको कहता था मेरा पैशन है एनडीए, एनडीए मेरा पैशन है। तो मैंने एक रिलेटिव के घर गया,
तो मतलब वो अच्छा उनका बिजनेस बिजनेस चल रहा, तो हमें बोला पैशन है ना तुम्हारा, तुम्हें क्या पता क्या है एनडीए के बारे में। और ब्लैकआउट सैलरी पता थी 56,000 वो बता दी, और 3 साल की ट्रेनिंग मुझे पता थी कि 3 साल एनडीए होता है, 1 साल आईएमए होता है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा रैंक स्ट्रक्चर ये वो, मैं ब्लैंक हो गया, ये क्या पूछ रहे हैं, लेफ्टिनेंट के अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। फिर मुझे लगा उस टाइम, मुझे थोड़ा लगा कि यार नहीं यार, अब थोड़ा इसको काम करना पड़ेगा, लॉकडाउन मिल गया हमें। और लॉकडाउन में सर पहला महीना तो मैंने सिर्फ ऐसे यूट्यूब देखा, वेब सीरीज देखी, देख देख के मैं बोर हो गया। मैं बोला अब थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा पढ़ना, इंटरेस्ट बिल्ड करना चाहिए। तो मैंने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बना के मैंने वर्किंग चालू की, और धीरे धीरे ना सर इंटरेस्ट बिल्डिंग हो जाता है। मतलब अगर आप 1 महीना ज्यादा पढ़ लो ना, एक प्रॉपर रूटीन में आ जाओ, तो फिर वो आपका फिर वो हो जाता है कि एक मेडिसिन की तरह हो जाता है कि हाँ पढ़ करते हैं। तो मैंने फिर पढ़ना चालू कर दिया। ऐसे स्कूल चेंज कर लिया था मैंने, क्योंकि बनास का मैं मतलब बनास का हूँ, तो अच्छा स्कूल था मेरा, संदीप नेट था। थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था मुझे, क्योंकि फादर मेरे है नहीं, तो मैं उतना प्रेशर मदर पे डालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा हल्का स्कूल ले लिया। और उसके बाद क्योंकि 11th 12th इज ऑल अबाउट कोचिंग, आप कोचिंग कहाँ से कर रहे हो उस पर आपका मैटर करता है, स्कूलिंग का उतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फिर एनडीए का मैंने देखने लगा, मैंने दिया अप्रैल का पहला, जो 12th में था। 12th हमारे सर 2 पार्ट में हो गया था, क्योंकि हम लोग का जो 12th था 2 पार्ट में बट गया था दो टर्म में। तो सितंबर वाला जो मतलब हम लोग का पहला जो आया था, वो नवंबर अराउंड में था, वो हार्ड आया था। तो मैं 12th की तरफ ज्यादा मेरा फोकस चला गया कि 12th कर लेता हूँ पहले अच्छे से, उसके बाद एनडीए पे करूंगा। तो अप्रैल का मैंने पेपर दे दिया, पेपर लेके आया, मुझे पेपर कंपेरेटिवली आसान लगा, मतलब जितना मैंने सुन रखा था। मैं देखा मैथ स्टैंडर्ड, अगर मैं, मुझे वो आ गया कि इस चीज पे अगर मैं फोकस कर लेता हूँ तो मेरा निकल जाएगा। और जीटी तो मैं उस टाइम तो था ही नहीं, सोशल वोशल का मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो मैं साइंस पढ़ के जाता था ये वो। मैंने फिर जब 12th मेरी खत्म हुई, तो अराउंड 2 मंथ हमारे पास थे प्रिपरेशन के लिए, सितंबर के लिए। तो मैंने यूट्यूब चैनल मंगा ले जितने भी मिल जाए मुझे। तो मैं अर्पित सर का देखा, एलडब्ल्यूएस का देखा, और डिफेंस वाला का भी था, 3 4 चैनल मैंने से देखे। मैंने देख के प्रिपरेशन चालू कर दी। और दिक्कत क्या हुई सर, मतलब मेरा था कि मैं निकाल सकता था, पर प्रेशर बहुत ज्यादा मैंने बना लिया अपने ऊपर कि निकालना है, क्योंकि मैंने ड्रॉप ले लिया। मैं सोचा जाऊंगा तो एनडीए ही जाऊंगा, बाकी और कोई नहीं। और मुझे कॉन्फिडेंस अपने पर बहुत है कि निकाल लूंगा, दो कोई बड़ी चीज नहीं है, निकाल लूंगा रिटर्न देख के। क्योंकि अप्रैल तो पता नहीं मुझे इतना आसान क्यों लग गया, मुझे समझ नहीं आया, मेरे दोस्तों को तो नहीं लगा था, वो मेरे पढ़े हुए आगे होंगे। तो मैं गया, प्रिपरेशन चालू की। और उसके बाद जब नहीं, दिक्कत क्या हुई तब 10 15 दिन पहले से ही वो प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर, एग्जाम जब आप देने जाओ, यार बड़ा चीज है ये है, प्रेशर देने गया, आ रहे सवाल जैसे 3 4 नहीं आते ना, तो वो एक आपको नर्वसनेस में डाल देता है, यार ये पेज तो मेरा खाली चला गया मैथ्स का। तो फिर उस चक्कर में ना सर आते हुए सवाल भी गलत होने लग जाते हैं, या तो आप क्रॉस चेक करने लग जाते हो, ज्यादा टाइम लेने लग जाते हो। इस और मैथ्स इज ऑल अबाउट स्पीड, जहां आपकी स्पीड एक बार टूटी, जहां आपका फ्लो एक बार टूटा, आपका मैथ्स नहीं निकल रहा, ये बात तो क्लियर है। और मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं हुआ, तो जीएटी में वो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि फिर आप पे प्रेशर आ जाएगा कि अब इसमें अच्छा करना पड़ेगा जी। इसीलिए मेरा सितंबर नहीं हुआ। तो फिर मैं उसी मोड पे चला गया कि अभी तक तो बोर्ड वोर्ड भी ऐसे दिए हैं कि गैप में पढ़ा हूँ, तो फ्री माइंड से दूंगा तभी निकलेगा, मेरा नेचर ही हुई है। तो मैंने फिर इनकी एलडब्ल्यूएस सर की कोचिंग ज्वाइन की, सुमित सर की, और 3 महीने की कोचिंग में सर क्या होता है, दिक्कत ये हो जाती है कि कोचिंग में सारे बच्चों पे फोकस हो जाता है, और फिर आपको उस हिसाब से कोचिंग के फ्लो के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उस टाइम मैं दिल्ली में नया नया आया, मैंने फिर मस्ती चालू की थोड़ी। और ये दिख रहा है सर, ये मैंने कोचिंग से ही चुराया है, पीछे वाला भी एलडब्ल्यू से ही चुराया। हाँ, वहां पे सर जब आखिरी दिन था ना, तो सारे बच्चे लेके जा रहे हैं आर्मी, आर्मी का, मुझे आर्मी का कोई मिला ही नहीं, मैंने एयरफोर्स का ले लिया, मैं लेके तो मैं भी एक जाऊंगा, इसलिए मैंने एयरफोर्स का वहां से लिया। तो उसके बाद बाकी कोचिंग में उतना नहीं किया मैंने, पर बुकलेट वुकलेट जो मिली थी उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। जब मेरे और एल मैंने अन अकेडमी जब यूट्यूब पे पढ़ा था अर्पित सर से, तो मुझे उन पे भरोसा था कि मैथ्स ये कर सकते हैं। मोहित सर भी अच्छे टीचर हैं, ये नहीं कहूंगा खराब है, पर जैसे मुझे अर्पित सर पे थोड़ा ज्यादा था, एक वो होता है ना कि कनेक्ट बन जाता है। हाँ बिल्कुल। तो तो मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, उसी मतलब सितंबर के बाद ही अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था। तो मैं मैथ्स और इंग्लिश के लिए अर्पित सर का देखता था, उनके बैचेस जो चलते थे। और सोशल साइंस के लिए मैं सुमित सर का देखता था। जैसे चेंज कर सकते हो ना, आपकी ये बैच चेंज करके दूसरे में जा सकते हो, जो अनअकैडमी का होगा उसको पता होगा यूट्यूब कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैं फिर उसमें जाता था, सुमित सर में देखता था। साइंस तो अभिषेक सर की मतलब मुझे सही लगती है, तीनों चीज कवर हो जाती है एक बार में। बाकी मैं मैथ्स अर्पित सर का सही लगता था मुझे, तो उनके नोट्स हैं मेरे पास अभी भी। मोहित सर का भी थोड़ा बहुत मेरे पास है, तो मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर किया। बाकी मेरे इस बार रिटर्न में अच्छे नंबर बन रहे हैं, मतलब अराउंड 400 बन रहे हैं इस बार का, मतलब लेवल भी अच्छा आया था। तो जितने भी लोगों से मेरी एसएसबी में भी बात हुई थी कोचिंग, तो मैक्सिमम अराउंड अराउंड 330 340 आ रहे थे, तो मेरे 395 400 के अराउंड बन रहे हैं। तो मैं कॉन्फिडेंट तो था कि अगर मेरा एसएसबी हो गया,
तो मेरिट में शायद मैं आ जाऊं। और इस बार तो रिकमेंड इतने ज्यादा कर दिए हैं सर, गजब ही रिकमेंड हुए हैं। मतलब एक एसएसबी बोर्ड था, 19 था या 11, 18 बंदे वहां से रिकमेंड हुए हैं। हम लोग का सिर्फ 14 एसएसबी एक लौता है इलाहाबाद में जिसने सिर्फ सिंगल डिजिट में किए हैं, बाकी कहीं ना कहीं किसी ने डबल डिजिट में कर दिए हैं। तो वो था, इस बार बंदे ज्यादा हो गए हैं। बाकी सर तो जब ठीक है एसएसबी, चलो, फायदे नुकसान दोनों ही हैं। बच्चों का तो कुछ लोगों का नुकसान हो जाता है, लेकिन काफी सीटें खाली चल जाती है फिर भी। एनडीए में तो फिर भी भर जाती हैं, लेकिन जैसे नेवी वालों का है, नेवी वालों की सीटें काफी खाली चल जाती हैं। सो मोस्ट हाँ प्रोबेबली वो सीटें ताकि खाली ना जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए कर रहे हैं। हाँ हो सकता है सर। बाकी तो सर एसएसबी का जब आया ना, मुझे पता था कि एसएसबी आती है लेट, मतलब अगस्त सितंबर में आती है अप्रैल की, तो मैं उसी माइंडसेट से चल रहा था कि अगस्त सितंबर में आई। जब मेरा रिजल्ट आया रिटर्न का, तो मैं खुश हो गया, मैं गया जम्मू कश्मीर घूमते हैं थोड़ा बहुत तो मैंने फैमिली के साथ ट्रिप जम्मू वम्मू घूम के आ रहा हूँ। घूम के आया तब मुझे पता चला, अराउंड जून वून में था या थोड़ा देर पहले था, मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया। मतलब 15-20 दिन बाद रिजल्ट आ गया था, अप्रैल के 1 जून वून तक, मई तक, 1 मई तक रिजल्ट आ गया था। फिर मैं घूम घूम के मजे से आया जून में। जून जब स्टार्ट ही हो रहा था, मतलब मेरे सीयूटी के पेपर थे 8 जून को था, तो मैं 20 को आ गया था वापस। 20 को मैं आया, फिर पता चला कि अब मतलब डेट्स आ सकती हैं तब मेरी। तो मैं सोचा कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा। पहले तो सबका थॉट एसबी के लिए एफपा ही जाता है कि एफपा ही ज्वाइन करेंगे। तो मैं एफपा खोला, वेटिंग इतनी ज्यादा होती है सर उसमें, मतलब डेट्स मिलती है अक्टूबर नवंबर की, तो डेट्स मिल रही थी मुझे, बोला एफपा तो बस की नहीं है। तो मैं फिर सोचा सीयूटी दे लेता हूँ एक बार। मैंने 21 को एलडब्ल्यूएस सर, सुमित सर का 50 में जानता था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। तो उसके बाद मेरी 2 जून को मेरा सीयूटी खत्म हुआ था, और 30 जून को डेट आ गई थी, तो मैंने 4 जुलाई की डेट लास्ट थी वो, लास्ट थी, मैंने वही चूज की। पहले तो मैं शॉक हो गया, मैंने जुलाई में ही आ गया डेट, जुलाई में कैसे आ सकता है। मैं आधा तो मेरा वही प्रिपरेशन खत्म हो गया, ये बार की एसएसबी तो नहीं निकल रही, इतनी जल्दी आ गई है। तो मैंने सुमित सर की ज्वाइन की। सुमित सर का बैच 1 जून से था, 3 को मैं गया था। और मैं एक 21 डेज का होता है, मैं 16-17 को मैंने छोड़ भी दिया था कि अब मुझे आ गया जितना आना था, अब मैं घर जाके खुद से पढ़ूंगा। क्योंकि मेरे दिमाग में ये हमेशा रहता है कि आप अगर रिटेन या एसएसबी किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक महीना आपको खुद पे पहले करना पड़ेगा। एक महीना पहले आपको खुद ही से पढ़ना चाहिए, रादर देन एक महीना पहले आप कोई बैच वैच बिल्कुल ज्वाइन कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप खुद ही समझ पाओगे। जैसे रिटेन में भी मैंने यही किया था, मैंने छोटा बैच लिया था, 2 या 3 महीने का था सुनील सर का, ताकि मैं अपने पे फोकस कर पाऊँ, मॉक पे फोकस कर पाऊँ, वो ज्यादा मेरा था। एसएसबी में भी यही था, मैंने किया। बुद्धि राजा सर की क्लास तो मुझे बहुत सही लगी। बाकी तो सर जो क्लास होती है, जैसे जीटीओ, जैसे इंटरव्यू तो अच्छा गया था, मुझे लगा नहीं कि मेरा अच्छा गया, सर को लगा कि मेरा अच्छा गया था जो भी हो। सर ने मुझसे 3-4 सवाल पूछे, सर कह रहे हैं कि वी आर होपिंग दैट यू कैन गेट रिकमेंडेशन। मैं खुश हो गया, मैंने पूरे दिन डांस किया है, और उसके बाद से मैंने एसएसबी में पढ़ा भी नहीं एलडब्ल्यू में। बोला सर ने कह दिया अब तो मेरा हो रहा है। 15 तारीख के बाद मैंने कुछ पढ़ा नहीं, 17 को मैंने छोड़ दी कोचिंग, बाहर में जाए मैंने बोला अब मुझे सब आता है। मैंने नोट्स बना लिए थे कि अब तो आ रहा है मुझे, मैं जाके और जितने मुझे वो टॉपिक्स दिए थे सर ने, लेक्चर दी थी, वही पढ़े मैंने, और कुछ पढ़ा ही नहीं, वही पढ़ूंगा मैं। और थोड़ी सर की जो बुक थी नटराजन सर की, वो बुक थी, तो मैंने वो देखा। मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था लेक्चरेट का, क्योंकि सर पहले तो मुझे एसएसबी का कोई आइडिया ही नहीं था। कोचिंग से पहले मुझे ये आइडिया था 5 दिन का प्रोसीजर है, जीटीओ, इंटरव्यू, साइक, अंदर का नहीं पता था। ये पता था स्टोरीज बनानी होती है, वर्ड होता है, टाइम लिमिट, ये सब कुछ नहीं पता था। वो तो मुझे वहां जाके पता चला कि ऐसे फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, थर्ड डे। पहले 3rd डे पे मैं पहुंचा था, पहले दिन मुझे लग गया कि यार ये बहुत मुश्किल है, कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया ये। और सर ने रूल बना रखा था इंग्लिश का कि इंग्लिश में बोलो। और इसलिए सर कभी कभी ना विकास सर क्या करते थे, कमरे में चले जाते थे लोगों के चेक करने, और हम लोग कमरे में बीजीएमआई खेलते थे मजे से क्योंकि हेक्टिक क्लास हो रखी थी, और उसके बाद चिल भी तो चाहिए। तो हम लोग क्या कर रखे थे सर, क्रिकेट बैट था सर वहां पे, और कोई खेलता नहीं था बैट, कोई क्रिकेट खेलता नहीं था। हम लोग बैट चुरा के अपने कमरे में ले आए थे, और स्पॉन्ज बॉल ले आके हम लोग क्रिकेट खेलते थे। एक दिन विकास सर आके देख लिए, और वो विकास सर तो मेरे पीछे ही पड़े रहते थे, पता नहीं क्यों। सुमित सर ने बता रखा था कि ये रिटेन का सबसे बदमाश बच्चा है, और पहले दिन मुझे विकास सर के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि ये है बच्चा, इस पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, पढ़ने वढ़ने में ठीक है पर इस इधर उधर भटक जाता है, ये आपको संभालना पड़ेगा। पहले ही दिन से विकास सर ने मेरा लेना चालू कर दिया था, पहले ही दिन से, मतलब कभी भी पकड़ लें, कहीं भी इधर आओ प्लांट। एक बार क्या हुआ सर, मैं ऐसे पानी पी रहा हूँ वाटर कूलर के पास, तो ऐसे दोस्त के साथ थोड़ा मस्ती कर रहा था, बुला के वहां पे वो लग रहा था, मतलब प्लांट्स लग रहे थे। कह रहे हैं ये है तुम्हारा जीटीओ स्ट्रक्चर, अब तुम इससे उधर कैसे जाओगे। और मैं ये क्या सर, ये तो मतलब सर वो पौधा रखने वाला नहीं होता स्टैंड, उसको कह रहे हैं ये जीटीओ स्ट्रक्चर है।
मैं बोला सर ऐसे बांध दूंगा, कह रहे हैं अब ये रेड है। फिर मैं दो ही तीन आइडिया मुझे आ रहे थे, मैंने बोला ऐसे रस्सी बांध लूंगा, मैं बोला ये रेड है। 2 बार कर दिया मेरे साथ। अब फिर उसके बाद क्या, अब सोचते रहो, मैं बोला कहाँ तक सोचूं। उसके बाद एक बंदा आके कहता है, मतलब वहीं पे सर को सब इंप्रेस करना चाहते हैं, कोचिंग में तो होता ही है कि मैं भी इंप्रेशन जमाऊंगा। आके कहता है ऐसे ऐसे होगा, मैंने बोला ये कहाँ वर्क करेगा। सर कह रहे हैं तुम दूसरे को सोचते नहीं हो अपने से ऊपर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है। मैं बोला सर मुझे ये आइडिया नहीं लग रहा वर्क करने का, मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ। कह रहे पहले, और उसके सर सब कुछ मेरा हमेशा बेइज्जत करके रोज यही कहते थे कि मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें रोस्ट करता हूँ रोज। बोला वाह सर हमेशा मुझे ऐसा करने के बाद। और वहां पे सर हमारे एक सीनियर थे, क्रिश क्रिश भार्गव, जो पहले के रिकमेंडेड है हाँ 149 के। उसके साथ मैंने रिकॉर्ड भी किया था एक वीडियो। हाँ। हाँ तो वो कोचिंग में रहते थे, तो मेरी मतलब उनसे मस्ती चलती थी। बाकी बंदे क्या करते थे कि सर करते थे, और मेरी ऐसी ये रहती है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं चाहे जो भी हो। तो मेरी क्रिश सर से बहुत फ्रैंक वाली दोस्ती हो गई थी, अच्छी वाली। तो सब देखते थे कि ये मतलब हम लोग सर कर रहे हैं और ये भाई भाई कर रहा है, मस्ती कर रहा है ये वो। हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे मजे से। पर वो सर क्रिश मतलब नॉलेजेबल तो है, ये तो मैं मानूंगा, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज जितने भी दिए मुझे। मतलब कोचिंग के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अननोन है, जैसे क्रिस हो गया और एक अंजलि मैम हो गए, वो लोग भी मतलब चला रहे हैं, स्टूडेंट है। पर मेन जो बच्चों को कोऑर्डिनेट करने का काम है वो उन लोग का है। वो चीज अच्छी लगी मुझे कोचिंग में, कि ऐसा ही नहीं है कि जब तक क्लासेस चल रहे हैं तभी तक है कोचिंग। जब क्लासेस नहीं भी चल रहे हैं, जब आप अपने कमरे में भी हो तब भी एक मेंटर आपको देख रहा है। आप जब गेम भी खेलने जा रहे हो तब भी आपको एक बंदा देख रहा है। मुझे वो चीज अच्छी लगी। और चिल बंदे हैं तो उतना उनसे कोऑर्डिनेशन में कोई वो नहीं लगता। जनरली एक टीचर से कोऑर्डिनेट करने में और एक अपने एज ग्रुप के बंदे से कोऑर्डिनेट करने में डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मुझे वो चीज उनकी कॉन्सेप्ट सही लगा कि जो पहले के प्रीवियसली रिकमेंडेड है उनको ले आओ और वो संभाल लेंगे, तो वो चीज सही लगती थी। और हम लोग का सर जो एसएसबी का मतलब जैसे बैचेस में बट गए थे हम लोग कोचिंग में। तो हम लोग का जो बैच था वो थाली का वैगन था। जहां भी वैकेंसी क्रिएट होती थी कि ये जीटीओ आज यहाँ के बंदे नहीं कर पाएंगे, इस बैच को डाल दो। जहां भी ऐसा हो कि आज आज ये क्लास में ये बंदे कम पढ़ेंगे, ये बैच इधर आ जाएगा। हम लोग का ऐसा ही था, क्योंकि मैंने लास्ट दिन 3 तारीख को तो मैंने किया था। तो मैं यही हो रहा था, आज ये है बट पता ही नहीं अगले दिन होना क्या है। वो चीज एक पॉजिटिव भी की, क्योंकि हम लोग पहले से प्रिपेयर होके नहीं जाते थे। तो हम लोग को पहले से मतलब वहां जाके पता चलता था, तो अपना इंस्टिंक्ट ज्यादा काम करता था। वो चीज पॉजिटिव भी हमारे लिए काम की, पर कोचिंग में लगता था इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारी जहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है चलो चलो इस बैच को आगे बढ़ा देते हैं, तो ऐसे होता था। बाकी कमांड मैं सोच के गया था कि विकास सर ही होंगे जीटीओ के लिए, पर 2-3 और टीचर हैं। जो दूसरे वाले टीचर थे वो स्ट्रिक्ट थे थोड़े, तो उनके सामने तो हम लोग को डर लगता था आइडिया दें कि ना दें, वरना क्योंकि फिर ये तो बेइज्जत करना चालू करेंगे आपको, क्या आपका गलत आइडिया ये वो। बाकी तो मैं क्रिस सर से पूछ लेता था, थोड़े बहुत आइडियाज वो बता देते थे। और ऐसे टीम में भी कुछ लोग कोचिंग वोचिंग करके आए थे पहले की भी, तो उनसे भी आइडिया मिल जाते थे। तो जीटीओ में वैसे मुझे डर तो लग रहा था, पर जब मैं एसएसबी गया तो एस सर जनरली क्या होता है ना, प्रैक्टिस जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत पीक सोच लेते हैं कि ये पूछ लिया तो वो पूछ लिया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा जनरल। और फिर जब आप एसएसबी देने जाओगे ना तो आपका एक्सपीरियंस एकदम अलग रहेगा। आपको लगेगा यार मैं तो बहुत प्रिपेयर करके आया था, इतना तो आया ही नहीं। बहुत ज्यादा प्रिपरेशन भी आपके अगेंस्ट वर्क कर जाती है कभी कभी। साइकोलॉजी में मैंने ये देखा है, जो लोग बहुत ज्यादा डोजियर डोजियर देख के आते हैं ना, वो एक प्री कंसीव स्टोरी लेके चलते हैं कि ऐसी ऐसी फोटो आ गई तो ऐसे ऐसा ही मैं काम करूंगा, और उस चक्कर में रिजेक्ट हो जाते हैं। जो आपका जनरल व्यू है ना वो दिखना ही चाहिए वो, इसीलिए मैंने सर थोड़ा रफ प्रिपेयर किया। मतलब जैसे घर जब मैं आ गया तभी मैंने डोजियर डोजियर दिए, पर मैं बेसिक आइडिया जो मेरा था उसी पे वर्क कर रहा था। टीचर जैसे मुझे बुद्धिराजा सर का ये चीज से लगता है, वो आपको स्टोरी नहीं बताएंगे फोटो की कि आपको क्या करना चाहिए, वो बस आपको गाइड कर देंगे कि आप ऐसे वैसे कर लो। आपका ये चीज है, मतलब वो कर देंगे कि तुम 5 पे हो तुम 6 पे कैसे आ सकते हो, ये नहीं बताएंगे आप नया कहानी कैसे चालू करो। तो वो मुझे सही लगी थी। बाकी सुमित सर से जब पहले से ही जानता था मैं, और जब अनअकैडमी पे भी देखा था सर, तो अनअकैडमी सर मुझे बहुत सही प्लेटफॉर्म लगा जनरली। मतलब मैंने फिजिक्स वाला का भी देखा है दोस्तों को करते हुए, तो उससे मुझे कंपेरेटिवली मतलब सबका अपना वो पर्सपेक्टिव होता है, तो मुझे इसका ये चीज अच्छा लगा है कि आप दूसरे दूसरे बैचेस, जैसे इसमें आरपी सर का अलग चलता है, सुमित सर का अलग चलता है, तो उससे आपको रेंज ऑफ टीचर्स मिल जाते हैं। तो मुझे वो चीज सही लगा कि मैं 2 टीचर यहाँ से पढ़ लूँ, 2 टीचर वहां से पढ़ लूँ। अभी तो शायद आरपी सर ने छोड़ दिया है, पहले सुमित सर ने भी छोड़ दिया था, फिर अब बैक ज्वाइन किया है। तो मुझे वो चीज मेरे टाइम पे तो ये अच्छा है कि दोनों बंदे थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी का मुझे नहीं पता, मेरे टाइम पे दोनों टीम चल रही थी, तो मैंने ऐसे कर लिया था। जब तू एसएसबी गया तो यस तेरी सर। एसएसबी कहाँ पे थी? इलाहाबाद में? अलावा। एंड पहले दिन पे स्क्रीनिंग, उसके बारे में बता दो प्लीज, हाउ वाज योर स्क्रीनिंग फर्स्ट टाइम?
सर पहले तो एसएसबी इलाहाबाद पढ़ी तो वही डर था कि इलाहाबाद इलाहाबाद बहुत सुन रखा है, इलाहाबाद इलाहाबाद ये होता है। तो मैं जब गया स्क्रीनिंग के, मैं एक दिन पहले पहुंचा था, तो वहाँ पे एक स्टे है, तो मैं वहाँ पे रुक के स्क्रीनिंग में पहुंचा। स्क्रीनिंग में पहुंचा, मैं देख रहा हूँ मतलब अच्छे अच्छे बंदे आए हुए हैं, सब तगड़े तगड़े हैं। कोई इधर कोचिंग, कोई एफपा से, कोई अमाज से, ऐसे ऐसे लेके आए हुए हैं। तो पहले दिन तो आपको डर लगता है, पर अंदर रहता है कि मेरे अंदर ये हमेशा से है कि मैं हूँ बेस्ट। अंदर है मेरे अंदर कि मैं हूँ बेस्ट जो भी हूँ। तो मैंने देना चालू किया, तो मेरा ही रूममेट एक बंदा था, एक मेरा ही रूममेट था एलडब्ल्यूएस से। तो वो और मैं एक साथ मिल गए, तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो जब पहला दिन स्क्रीन का हुआ, हम लोग को चेस्ट नंबर मिल गया। उसके बाद हम लोग बैठे, लिए फोटो आई, फार्मिंग के रिलेटेड थोड़ी फोटो थी, मतलब 6-7 लोग फील्ड के साइड जा रहे हैं और एक ब्रदर सिस्टर बगल से जा रहा है। तो मैंने स्टोरी बनाई कि ये स्कूल लेके जा रहा है अपनी बहन को, थोड़ा मतलब गर्ल्स के लिए प्रमोशन, थोड़ा फार्मिंग के लिए नए टूल्स, 3-4 एस्पेक्ट जो मुझे लग रहे थे डाल देने चाहिए। मैंने अच्छी स्टोरी बनाने के चक्कर में मेरे 2 लाइन स्टोरी के रह गए, एंडिंग के जो क्रेडिट्स देने होते हैं वो मेरे रह गए। अब डर बैठ गया कि 2 रह गए, 2 लाइन रह गई है, अब तो फंस गया मैं, अब तो स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हुई, स्टोरी कंप्लीट ही नहीं, वो दिमाग में चले जा रहा है। पर मैं सोचा नहीं नहीं, नरेशन मैटर करता है, नरेशन पे फोकस करते हैं। और मैंने क्या किया था, मेरा और मेरे दोस्त का चेस नंबर अगल बगल था। तो हम लोग ने वो अपनी, हम लोग जब भी उससे क्या हुआ ना, हम लोग की बातचीत हो रही थी, तो वो प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा था, क्योंकि हम लोग मस्ती में कर रहे थे, नहीं हुए तो इलाहाबाद घूमेंगे, संगम जाएंगे, ऐसे ऐसे अपन प्लान बना के पहले रेडी थे। तो उसके बाद जब नरेशन के लिए गया, तो नरेशन से पहले जब बैठा था, मुझे ये था कि अपने नरेशन पे फोकस करने से ज्यादा मुझे पहले ग्रुप की सारी स्टोरी सुननी है, क्योंकि ग्रुप इन्वॉल्वमेंट तभी हो पाएगा अगर आप सबकी स्टोरी अच्छे से जान लो। आधा काम तो आपका वही हो जाता है, अगर आपने सबकी स्टोरी सुन ली, सबके पॉइंट सुन लिए ना, तो आप जीडी में बोल ही लोगे, क्योंकि आपको सबके व्यूज पता है। ये पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने नरेशन का, जब तक लाइन में हम लोग लगे थे, तब तक मैंने नरेशन को सोचा। जब मैं वहां बैठ गया, मैंने नरेशन ब्लैंक, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ सबके पॉइंट। तो मैं नोट कर रहा था, अच्छा ये वाटर वाला है, ये लैंड बेच रहा है, मैं वैसे वैसे दिमाग लगा रहा था। अपने नरेशन की बारी आई, मैंने नरेशन दिया, काम मतलब घींचा नहीं मैंने उसको, 1 मिनट के अंदर खत्म किया, क्रिस्प रखा। ताकि वो होता है ना, आप ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट कम होती है, अगर आपने ज्यादा बोल दिया ना, तो फिर वो कॉमन ग्रुप स्टोरी वाला सिचुएशन नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने छोटा ही रखा था, 50 सेकंड रखा था, और फिर वो ऐसे चलता गया। बीच में मेरा जो दोस्त था मेरे बगल में बैठा था, उसने मुझसे ऐसे ऐसे करके पूछा कि भाई बता ना। तब तक हम लोग को एक जीटीओ ने देख लिया। हाँ हाँ, तो हमें लगा अब तो हम गए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया है कि बीच में हम लोग जीडी के बीच में बात कर रहे हैं, और हमें लगा फंसा दिया मुझे ये तो। हाँ, उसके बाद फिर हो गया अच्छी। एक बंदा था जो, उसने एनडीए रिकमेंड कराया, स्टोरी में एनडीए रिकमेंड कराया। कह रहा है कि एक बंदा, मतलब कोई स्टोरी से रिलेशन नहीं, और रिकमेंडेड एवर वो, मतलब स्क्रीन इन तो हुआ ही, रिकमेंड भी हो गया, क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत तगड़ी थी। उसने डिक्शनरी से 4-5 वर्ड रट के आया था, जीस ये वो, पता नहीं, हम लोग तो सोच रहे हैं इसको काउंटर कैसे करेंगे। तो उसने 50 वर्ड ऐसे ऐड किए थे, और उसके इंटरव्यू में सर ने पूछा, तुमने पीपीडीटी में एनडीए रिकमेंड क्यों करा है, मतलब कौन पूछता है इसके बारे में। तो वो कह रहा है, मुझसे इंटरव्यू में पूछा था सर ने। और बंदा सही था, बाद में मुझे पता था। जैसे रूम ऐसे डिवाइडेड थे ना सर, जैसे हम लोग में 36 बंदे हो गए थे स्क्रीनिंग। तो 20 एक कमरे में और 16 एक कमरे में, ऐसे हम लोग का बटा था। तो हम लोग के कमरे जैसे 4-4 हुए हैं, 4 उस कमरे से हुए, 4 हम कमरे हुए। जब सर स्क्रीनिंग का रिजल्ट की बारी आती है, तो एक और टेस्ट कोई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कॉग्निटिव कोई टेस्ट, तो हम लोग तो नहीं दे पाए, कुछ सिलेक्टेड बंदे ऐसे रैंडमली चूज किए थे, वो लोग को देने मिला। उसकी वजह से हम लोग का रिजल्ट बहुत लेट हुआ, क्योंकि वो प्रोसीजर बहुत लंबा चल रहा था। तो हम लोग लंच वंच करके आए, तब भी बैठे हुए हैं। जब चालू हुआ, तो पहले ही राउंड में मेरा दोस्त का हो गया, मेरे जो पीछे बैठा था उसका हो गया पहले राउंड में। और उसके बाद चल रहा है, राउंड चल रहा है, राउंड चल रहा है, और ऐसे सर अनइवन राउंड चल रहा है, मतलब एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, फिर दूसरा स्टार्टिंग से चल रहा है, जैसे 1 को कर दिया, फिर 10th वाले में कर दिया, 12th को कर दिया, फिर 26 को कर दिया, ऐसे ऐसे करके फिर 2 को कर दिया, ऐसे चल रहा था राउंड। जब 30 बंदे हो गए, तो मुझे लगा अब तो मैं भागूं, क्योंकि 30 से ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं होते हैं जनरली, मैं सोचा 30 ही होता है। मेरा 33, और मेरा दिल ऐसे बाहर आ रहा है स्क्रीन। सर जितना प्रेशर मुझे स्क्रीनिंग में बना था ना, उतना मुझे एसएसबी की कॉन्फ्रेंस में नहीं बना था, क्योंकि स्क्रीन में मुझे बहुत प्रेशर था, और ये भी था दोस्त का हो गया है। अब तो भाई उसका हो गया, अकेले तो बेकार है। हम लोग ने प्लान किया था कि दोनों का एक साथ होना चाहिए, या दोनों को नहीं होना चाहिए। प्लानिंग हमने उस हिसाब से करी थी कि इलाहाबाद कैसे घूमना है, ये वो। उसका हो गया, फिर मेरा 33 नंबर पे हुआ। जब उन्होंने नंबर पूछा, तो उस पे, अरे मेरी डॉग, जब उन्होंने नंबर पूछा ना, तो उस पे मैंने रोल नंबर बोलना होता है आपको। मैं खड़े होके कुछ भी 832818 ऐसे करके मैं चला गया वहां पे। मैं ब्लैंक था उस टाइम कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं।
नाम लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरा नाम लिया क्योंकि मैं मान चुका था 30 बंदे हो चुके हैं, अब नहीं होना। खड़ा हुआ मैं ऐसे ऐसे कांप रहा हूँ, ऐसे ऐसे अरे जेंटलमैन जेंटलमैन मैं ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद मैं गया, खड़े हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हुआ। उसके बाद वहीं पे कॉल कर दिया, और मैंने प्लान बनाया था कि स्क्रीनिंग के दिन ही कॉल करूंगा, फिर डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस के दिन रिजल्ट बताऊंगा। घर पे घर वालों में भी प्रेशर बना रहना चाहिए, जैसे मेरे में प्रेशर बना हुआ है। तो स्क्रीनिंग के इंटरव्यू दिन क्या, कैसा था तेरा? इंटरव्यू सर अच्छा गया था मेरा। मतलब जैसे जो जो पॉइंट मुझे सर ने बताए थे इंटरव्यू के, उस पर मैंने फोकस किया था। मुझे ये था कि आर्मी नॉलेज मुझे दिखानी है, आर्मी नॉलेज मैटर करती है आपकी, और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ। और सर इंटरव्यू के लिए ना प्री नोशन हम लोग बहुत बना लेते हैं कि ये पूछ लेंगे, ऑब्जर्वेशन पूछ लेंगे, 14 एसएसबी में क्या था ये पूछ लेंगे, 14 एसएसबी थी सर मेरी। तो मैं गया, मैं वहां पे बैठा, जो वेटिंग रूम होता है, वेटिंग रूम में बुक ही बुक्स थी। तो मैं सारी बुक खोल के देख रहा हूँ। पूछ लेंगे तुम अभी क्या कर रहे थे, मैं बता दूंगा बुक पढ़ रहा था, ये वाली पढ़ रहा था, 4-5 पेज सबके पढ़ लिए मैंने कि कितनी बुक्स थी क्या थी, और पूरा प्रेशर बना हुआ है मेरे ऊपर, पसीने आ रहे हैं। मैं सारी बुक्स देख रहा हूँ एक, और मुझे, जब मैं सीट पे बैठा, मैं सारी बुक्स भूल चुका था कि कौन सी पढ़ी क्या पढ़ी। बिहार रेजिमेंट की मुझे एक याद थी कि मैंने ये पढ़ी, मतलब सर जैसे ही मुझे बताओ बिहार रेजिमेंट की एक बुक बाहर है, मैं उस मुझे पता नहीं कुछ उसके बारे में, इसलिए मैं वो पढ़ रहा था, ताकि सर को लगे यार थोड़ा वो है बंदा, बंदा में क्यूरियोसिटी तो है। तो इंटरव्यू चालू हुआ, सर ने पूछना चालू किया, फिर फैमिली पे आ गए। फैमिली पे जैसे मेरे फादर, मैं 6 का था, 6 साल का था, तभी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने उस पर क्वेश्चन किया कि फैमिली में क्या इशू आया। तो मैं बोला सर इशू सच नहीं है, मम्मी ने सही काम किया, और बाकी लैंड वो है, प्रॉपर्टीज है, तो उस पे है हम लोग का, बाकी दीदी भी जॉब करती है। तो वो मेरा पार्ट सही चला गया। और जनरल नॉलेज के लिए उन्होंने नाटो का पूछ लिया था मुझसे, जैसे इंडिया यूएस डील, तो वो मैं पढ़ के गया था, मैंने वो बता दिया। आर्मी पे आए, सब बता दिया मैंने, सपोर्ट यूनिट्स, कॉम्बैट यूनिट्स, इन्फेंट्री, मैकेनाइज इन्फेंट्री, क्या डिफरेंस है, कितने वेपन्स है, सब मैं रट के गया था, अच्छे से रट के गया था। नटराजन सर जी वो वाला चारों पेज में चाट के गया था एकदम। और जितने बंदे रहते थे उनसे नए नए वेपन्स में पूछता रहता था, क्योंकि मुझे तो वेपन्स आ रहा है मेरे, प्री दिमाग में बैठ जाते हैं ना। सब रट के गया था, माइन वाइन सब, निपुण माइन जो भी नया नया आया था, सब मैं रट के गया, बैठा, सब बता दिया। उन्होंने पूछा इन्फेंट्री कौन सी ज्वाइन करने चाहते हो, मैंने वो भी बता दिया। राजपूताना राइफल सेकंड ओल्डेस्ट है वो है, सब उसके बारे में हिस्ट्री जितनी मैं रट के गया था, नॉन स्टॉप बता रहा हूँ सर, कुछ पूछ भी नहीं रहा, मैं नॉन स्टॉप अपना पूरा रट्टा हुआ ज्ञान देते चले जा रहा हूँ। उसके बाद सर सबसे बड़ी चीज हो गई, अच्छा था इंटरव्यू, मतलब सारे आंसर्स अभी तक करेक्ट। सर पूछते हैं कि एनडीए बना कब था। अब मैं ब्लैंक, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं। मैंने बोल दिया सर आईएमए से डिवाइड हुआ था, मुझे इतना पता है। और ताजू की बात ये है सर कि 14 एसएसबी में ही लिखा हुआ है, मतलब एक बैनर लगा हुआ है कि एनडीए कब स्टेब्लिश हुआ था। तो और सर ने मुझे ये बताया कि मैंने 14 एसएसबी में एक बैनर लगाया हुआ है कि एनडीए कब स्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद ही तुम्हें नहीं पता। तो वहां मेरा छूट गया। मैं बोला सर 1950s के अराउंड हुआ था, मुझे इतना पता है बस। बोला ठीक है, और सोचने की बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे उन्होंने चलता गया। अच्छा, बाकी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, बस मुझे इस चीज का डाउट था कि मैं दिखा रहा था कि मैं बहुत अटेंटिव हूँ, और मुझे यही नहीं पता कि कब स्टैब्लिश हुआ था, मेरे एसएसबी में लगा हुआ है बैनर, मुझे यही नहीं पता। बाकी तो 40-45 मिनट चला था। जनरली डिप्यूटी और प्रेसिडेंट लेते हैं, तो मेरा डिप्यूटी ने लिया था। जो प्रेसिडेंट ले रहे थे उसमें 1 घंटे के अराउंड चल रहा था, और जो डिप्यूटी ले रहे थे 30-40 मिनट चल रहा था। तो मेरा राउंड फिगर चला 40 मिनट चला था, तो मैं उस पर ठीक था कि इंटरव्यू मेरा, बाकी इंटरव्यू बहुत सही गया था, बस 1-2 सवाल पे मैं इस पर अटक गया था। और उन्होंने वो इंडिया का मैप वाला सिस्टम पूछा था, तो वो अभी भी मुझे याद नहीं, मैं इतना रट गया था उस टाइम पे, कॉन्फ्रेंस पे ही बस मैंने बोल दिया है उसका नाम, उसके बाद मुझे खुद भूल गया कि क्या नाम था उसका, मैंने दोस्त से पूछ लिया था। बाकी सर जब मैं इंटरव्यू दे के आया ना, मैंने जो जो बंदे को जो बताया है ना, वो उसके काम आया है। मैंने एक, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का उन्होंने पूछा था, तो ये चीज कोचिंग में हुई थी मेरे साथ, वुमेन एम्पावरमेंट का, तो मुझे पता था अभिलाषा भरत को कॉम्बैट एविएटर, और थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे कि वर्ल्ड वॉर में नॉर्वे ने कैसे पार्ट लिया। तो मैं बोला हाँ होनी चाहिए, और ट्रेनिंग ट्रेनिंग पर लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्बैट रोल जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। तो जो जो मतलब उसके चक्कर में ना 2-3 बंदों का नहीं भी हुआ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक बंदा था, उसने इंटरव्यू में ये बोल आया कि वुमेन को नहीं देना चाहिए लेवल पे, और लेक्चरेट पे उसने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातें की, और जो जो मैंने उसको पॉइंट बताए थे कि हाँ कॉम्बैट रोल्स में ये वो सब बोल दिया। इंटरव्यू में बोल के आया कि नहीं होना चाहिए, और लेक्चरेट में पूरी पूरी थ्योरी बता के आया है कि कैसे कैसे होना चाहिए, ये वो ये, और खुश हो गया कि भाई तेरा काम आ गया। और इसी वजह से उसका नहीं हुआ, मतलब वो बंदा बहुत सही था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हो जाना चाहिए था उसका, पर इस वजह से नहीं हुआ उसका। तो ये भी मैटर करता है, आप दूसरे से क्या नॉलेज ले रहे हो, वो भी आपका मैटर करता है, आप उसको कैसे यूज करोगे उसको। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ यूज करूँ, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड होनी चाहिए आपकी, 5 दिन का प्रोसीजर।
जो आप स्टार्टिंग से हो एंड डे पे भी वही होने चाहिए। बहुत बंदे इसी में फंस जाते हैं, स्टार्टिंग कम प्रिपेयर करके आते हैं, फिर बहुत लोग से ज्ञान लेते हैं, अमास के नोट्स देखेंगे, आसपा के नोट्स, सब लोग नोट्स लेके आते हैं, नोट्स देख देख के अपने आप को फिर अलग पोर्ट्रे करने लग जाते हैं कि मुझे इस चीज की नॉलेज है। वो चीज नहीं करनी चाहिए। जितना आप पहले से मेरा यही था कि मैं अंदर एसएसबी के अंदर अपने नोट कुछ नहीं खोलूंगा। जितना प्रिपरेशन था पहले का था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अंदर, खोली भी नहीं है, मैं बस चिल करता था। क्योंकि अंदर अगर आप प्रिपेयर करने लग जाओगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर जैसे आप पूछ के आए 5 बंदे से कि तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा, अब आप उस क्वेश्चन को भी रेडी करो, फिर आप उस क्वेश्चन को भी रेडी करो। ऐसे आप इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर बना लोगे ना कि अच्छा खासा इंटरव्यू आप बर्बाद करके आ जाओगे। क्योंकि पूछ सोच सोच के कि ये पूछा था उससे, उससे ये पूछा था, ये चीज नहीं करनी चाहिए। जितना प्रिपेयर्ड हो वो कर, क्योंकि सर वो टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है इंटरव्यू भी। एसएसबी का पूरा प्रोसीजर ही टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, पर्सनैलिटी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आप चिल बंदे हो, कोऑपरेटिव बंदे हो, टीम को साथ लेके चलना जानते हो, जैसे कमांड टास्क में भी सर मेरे साथ हुआ था। एक बंदे को बुलाया था, 4 बंदों ने मुझे बुलाया था कमांड टास्क में, तो मैं गया तो उसको नहीं आ रहा था। मैंने उसको बोल दिया कि कैसे कैसे करना है, ये देखे कि जीटीओ को नहीं पता चल रहा। तो उसने उस चीज का इतना क्रेडिट माना। और सर वो हो जाता है ना, जब बहुत सारा दोस्त आपके बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आपकी सुनने लग जाते हैं, वहीं आप एसएसपी क्लियर करेंगे। क्योंकि 50 लोग अगर आपसे कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं, यानी आप में लीडरशिप रोल है ही, यानी आप 50 लोग आपसे बैठ के बात करना चाह रहे हैं, तो वही है एसएसबी। अगर आप टीम को चलाना जानते हो, वो सब है कि आप ग्रुप ग्रुप वाले बंदे हो, तो हो जाएगा। बहुत सारे बंदे थे सर, बहुत इंटेलेक्चुअल थे हमारे मतलब बैच में, बहुत पढ़े लिखे थे, पर अपने में बैठे रहते थे, तो वो नहीं हो पा रहा था उनका। यही चीज होता है ना कि आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्योंकि वो दिख जाएगा, भले इंटरव्यू में दिख जाएगा कि आपका टीम इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। वो लोग इतने मतलब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लोग पागल थोड़ी ना है, वो लोग एक बार में पहले आंसर पे आपको पकड़ लेंगे कि आप क्या हो। फिर वो बस वो होता है कि बेसिक वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, वो बस आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं, पर्सनैलिटी उनको पता चल जाती है स्टार्टिंग में। अच्छा, जब तू रिकमेंड हुआ तो उसके हम्म। बाद थोड़ा अपना मेडिकल का एक्सपीरियंस शेयर कर हमारे ऑडियंस के साथ कि क्या हुआ, बिकॉज तेरी बड़ी एक अब नॉर्मल या हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है कि हाँ। यू हैड वन किडनी एंड यू डिडंट न्यू कि भाई एक हाँ किडनी यस। है। तो वो क्या हुआ उस दिन, थोड़ा शेयर करे। सर हम लोग का रिकमेंडेशन सैटरडे को हुआ था, तो संडे को एमएच ऑफ रहता है, तो एक दिन का हम लोग को गैप मिल गया। और फिर मंडे को हमारे बाद वाला जो था उसमें 15 बंदे रिकमेंड हुए थे, तो साथ साथ हम लोग गए थे मंडे को, तो उसके लिए मेडिकल्स के लिए। मेडिकल्स पे जब जाते हैं तो वो फोटो लेते हैं, राजेश सर हैं, मतलब सबको खौफ है उनका, सब लोग अलग अलग नाम से उनको बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तेरी फोटो करेक्ट नहीं है, सबसे पहले मुझे ही बोला तेरी फोटो करेक्ट नहीं है। मैं बोला सर फोटो एकदम रियल तो है। कह रहा नहीं नहीं नहीं, मुझसे बहस करेगा। चल बाहर, मुझे बाहर किया, 6-7 और बंदों को बाहर किया कि फोटो एकदम मैच नहीं कर रही। तो हम लोग गए, फोटो वोटो खिंचवा के आए, कहीं दूर से आए, तो हम लोग को लगा आज हमारा कुछ नहीं होना है। पर हम लोग का ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट सब हो गया था, अल्ट्रासाउंड बचा था बस। 4 चीजें होती हैं, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड पहले दिन। तो 3 हो गया था, अल्ट्रासाउंड किसी का नहीं हुआ क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और सर इतने ज्यादा हो गए हैं ना बंदे की, प्रोसीजर बहुत लेट चला। जैसे हम लोग का मेडिकल 10 दिन पे खत्म हुआ है, ऐसे हुआ है। क्योंकि फिर सीडीएस की भी एंट्री अगले दिन से ही, हमारे जस्ट एक दिन के बाद ही सीडीएस की एंट्री चालू हो गई, फिर टीजीसी की चालू हो गई, तो बंदे मतलब वो वैकेंसी भर्ती चली जा रही है ना, तो प्रोसीजर स्लो है। और एमएच वाले लोग भी थोड़े चिल रहते हैं, उनको ये नहीं है कि जल्दी जल्दी करो, हमारा क्या जा रहा है। तो उनके हिसाब से हमें चलना है। तो अगले दिन अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया, मेरा राउंड लास्ट था, मुझे अल्ट्रासाउंड का पता नहीं होता क्या है ये चीज। मुझे ये बताया उन्होंने कि पानी पीते रहना, खा के कुछ नहीं आना। मैं खा के नहीं गया, मैंने पानी पीना चालू कर दिया था। और जस्ट जाने से पहले मैं वॉशरूम हो आया, मुझे लगा अब क्लीन देखते होंगे, उधर पता चला कि पानी पी के आपको प्रेशर क्रिएट करना है। तो मैं फिर पानी पी रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में प्रेशर हो गया, यार प्रेशर तो आएगा नहीं, अभी मैंने किया, पानी पी रहा हूँ पानी पी रहा हूँ। मैं एकदम लास्ट, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट में एंटर किया। एंटर किया तो ऐसे 3-4 बंदे ऐसे मतलब रोज में बैठे थे, आप इधर बैठो फिर इधर, फिर आपका नंबर आएगा। तो मेरा नंबर है, उन्होंने चेक करना, जेल लगाया, ऐसे चेक करना चालू किया हर जगह। फिर मुझे घुमा दिया, घुमा के चेक कर रहे हैं, मतलब अभी तक किसी को घुमाया नहीं था, मुझे घुमा के चेक कर रहे हैं, फिर बैक किया। फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हुआ है क्या कभी। बोला नहीं सर, अल्ट्रासाउंड की तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। कह रहे कल तुम फिर से आना, रिपीट। मैं बोला रिपीट, और किसी और को नहीं बोला था, मुझे बस बोला था कि रिपीट। तो मैं गया कहीं, मैं शॉक में हूँ कि मुझे रिपीट की बोल दिया, ऐसा क्या हो गया। और ऐसा क्या हुआ था सर, पहले जाने से पहले ना इतना ज्यादा पानी पी लिया था प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में कि मुझे उल्टी हो गई थी। तो मुझे लगा शायद उस वजह से कोई रिपोर्ट में दिक्कत आई हो, ये हो वो हो। और डर तो बना ही रहता है कि प्रोसीजर एकदम अच्छा होना चाहिए। मैं गया, मैंने सारे एसएसबी वालों बंदे से पूछा, किसी और को रिपीट के लिए बुलाया था जिनका मतलब ये प्रोसीजर हो चुका था किसी और। तो 2-3 बंदे मिले, उन्होंने कहा कि फैटी लिवर और इसका एक इश्यू आता है, इसलिए रिपीट करने बुलाते हैं।
पर मुझे उन्होंने खाना खा के बुलाया था, बाकी सबको एम्प्टी स्टमक ही बुलाया। कह रहा तुम्हारा किस कुछ अलग लग रहा है, कि खाना खा के अल्ट्रासाउंड कहाँ होता है। तो मैं गया अगले दिन मैं गया, बैठा तो दो दो तीन मतलब उस फील्ड के डॉक्टर्स थे, तो मुझे एक कह रहे हैं कि खाना खा के क्यों आ गए हो। मैं बोला सर आप ही ने तो बोला था, मतलब दूसरे सर ने तो बोला था, क्या ऐसा कैसे होता है, अल्ट्रासाउंड में कभी ऐसा होता है कि आप बाहर जाओ। फिर मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा ब्लैडर नहीं दिख रहा था इसलिए तुम्हें बुलाया गया है वापस, फिर अभी वेट करो जाके। ब्लैडर नहीं दिख रहा है, मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, किसी और के साथ तो ऐसा हुआ है, कोई नहीं बता रहा है, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है, ब्लैडर तो होता है उसके बिना जिंदा नहीं, ऐसे सब बातें कर रहे हैं। बोले यार ब्लैडर के बिना तो मैं जिंदा नहीं हूँ, मेरे मतलब डाउट्स तो इतने सारे बन जाते हैं ना फिर उस टाइम पे, जब तक आपको क्लियर रिजल्ट ना पता चले। उसके बाद मुझे फिर से बुलाया, बैठाया मुझे, और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किडनी नहीं है। पहले तो डायरेक्टली बोल दिया कि तुम्हारी लेफ्ट किडनी नहीं है। फिर मैं बाहर गया, फिर वापस बुलाया, फिर कह रहे हैं तुम्हारी किडनी शायद कॉन्ट्रैक्टेड है, सीटी स्कैन में पता चलेगा। और किसी और बंदे का मतलब जैसे गलती से उन्होंने, दूसरा जो मेरे पहले वाला बंदा था, निशांत नाम था उसका, उसके नाम पे मेरी रिपोर्ट छाप दी थी। मैं अगले दिन गया, अगले दिन मुझे फिर बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट गलत छपी है, फिर नाम वाम का इशू चेंज किया गया, वो किया गया। और मैंने उस टाइम पे रिपोर्ट देख ली, रिपोर्ट में लिखा था कि जो मेरी किडनी थी वो नॉर्मल साइज की थी। फिर मैंने घर वार पे डॉक्टर वॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जनरली अगर किसी की एक किडनी होती है तो उसकी किडनी दूसरी वाली थोड़ी एबनॉर्मल साइज की होती है, बड़ी होती है छोटी होती है, दोनों का काम करना। तो मुझे एक डाउट आ गया कि शायद हो, क्योंकि ये वाली एकदम नॉर्मल है और बाकी मेरी रिपोर्ट एकदम सही थी। तो मेडिकल, पर वो एक तो आ गया था अंदर कि कुछ इश्यू तो है, क्योंकि फिर वो इंस्टिंक्ट आ जाता है सर, कि आपको फीलिंग आ जाती है। तो मैंने घर पे तो बता दिया था, तो मम्मी तो मान ही नहीं रही कि लेफ्ट किडनी नहीं है। वो मम्मी कह रही है यूपीएससी वाले गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, बच्चे के साथ मेरे से गलत हो रहा है, केस कर दूंगी मैं, अभी आ रही हूँ मैं वहां पे। मतलब मम्मी थम जाओ, ऐसा कुछ नहीं, यूपीएससी इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना कर सकती है। और मम्मी को भी था, क्योंकि सर मैंने स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेला हुआ है। और मम्मी कह रही, मतलब दोस्त है या मम्मी थी कह रही, तुमने योगा किया है ना स्कूल में, तो तुम्हारी किडनी इधर उधर हो गई होगी, तुम ऐसे ऐसे पैर पे सर रख के बैठ जाते थे, इसलिए तुम्हारा हुआ है इशू। मैं बोला भाई ये मजाक का टाइम नहीं है भाई, इस टाइम मेरा दिमाग उस हिसाब से चल नहीं रहा है, अभी 2 दिन बाद मिलना। और मैं सोच रहा हूँ, पूरी रात तो मेरा उसी में गया, पर फिर अगले दिन का प्रोसीजर चालू हुआ, बाकी मेरा आई टेस्ट ये टेस्ट सब अच्छा जा रहा था। तो फिर एक कॉन्फिडेंस बन रहा था कि अभी तक के टेस्ट अच्छे जा रहे हैं, अगर ये अच्छा चला गया तो मैं हो गया हूँ क्लियर, क्योंकि मुझे रिटर्न के मार्क्स का अपने कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो 400 के अराउंड थे मेरे मार्क्स, और बाकी जितने भी बंदों से मैं मिला था ऑन एन एवरेज 330 340 स्कोर बन रहा था, तो मैं उस पर श्योर था। और मेरी कॉन्फ्रेंस भी छोटी थी, 1-2 मिनट की थी, और 2-3 मिनट का डिस्कशन था, तो मुझे लगा एसएसबी में काम भर के मार्क्स शायद मुझे मिल जाए। तो मैं श्योर था कि बस मेडिकल क्लियर हो जाए किसी तरह। आखिरी दिन मुझे रिपोर्ट मिली तो उसमें यही लिखा था कि कॉन्ट्रैक्टेड किडनी लिखा था, ये नहीं लिखा था किडनी नहीं है। तो एक होप बन गई कि अब शायद हो सकता हो। मैं आया, जैसे मैं आया, मैं ट्रेन की, मैंने वंदे भारत की, 2 घंटे सर मैं स्टेशन में बैठ के, मेरे सामने से ट्रेन चली गई। क्योंकि मैं जब जा रहा था ना, तब मुझे पता चला कि सीयूटी की प्रेफरेंस सीट की टाइमिंग आ गई है। मैं सामने ट्रेन के सामने प्रेफरेंस सीट अपनी बनाया जा रहा हूँ, प्रेफरेंस सीट भर रहा हूँ। उसके बाद अब मुझे, जैसे जनरली क्या होता है, ट्रेन आप चढ़ जाते हो आराम से, वंदे भारत का सिस्टम अलग है, अचानक से गेट बंद हो जाता है, मुझे पता ही नहीं था कि अचानक से गेट बंद हो जाता है। मैं खड़ा हूँ गेट के सामने, सीट पे बैठ के प्रेफरेंस सीट बना रहा हूँ, अचानक से उठा हूटर बजा, तुरंत गेट बंद। बोला यार ये क्या हो गया। मैंने वहां पे इंस्पेक्टर उनसे पूछा, तो कह रहे हैं आप गेट नहीं खुले खुलेगा, चल दी ट्रेन। फिर मैंने घर में पूछा, दीदी कहती है कि अगर ड्राइवर से तुम कोऑर्डिनेट करो तो खोल देते हैं, पर तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। मैंने बस की, फिर गया घर। जैसे मैं घर पहुंचा हूँ, दो मतलब 10 या 20 मिनट के अंदर मैं हॉस्पिटल पहुंचा डायरेक्ट। सीटी स्कैन करवाऊंगा, पानी वानी पी के सीटी स्कैन कराया, वो कहे 6 बजे आपकी रिपोर्ट आएगी। 6 बजे रिपोर्ट आई तो वही निकला कि लेफ्ट किडनी नहीं है, और मतलब है नहीं, पूरा सिस्टम ही नहीं है सर उसका, वेन्स वेन्स कुछ नहीं है, लेफ्ट किडनी डेवलप ही नहीं है बचपन से। मैं शॉक रिपोर्ट देख के। और डॉक्टर कह रहा है आपको कभी दिक्कत क्यों नहीं आई। मैंने बोला सर वो कह रहे हैं कि आपका जो बाकी है, मतलब राइट किडनी जो है, ब्लैडर वैडर है, वो फुल्ली फिट है एकदम, इसलिए कभी आपको ये चीज पता नहीं चली, कभी आपको इश्यू नहीं आया। तो फिटनेस मेंटेन रखिएगा। मैं बोला फिटनेस मेंटेन करके करूंगा, आप तो डिफेंस में जाने देंगे नहीं, अब तो मुझे यही सब कुछ करना पड़ेगा। फिटनेस में डिफेंस के लिए कर ही रहा था, अब फिटनेस क्यों करूँ मैं। तो बोला, ठीक है। बेशक। फिर वो दिन तो पूरा मतलब शौक में बीता मेरा कि भाई अब क्या ही करूंगा, ये वो। फिर दीदी ने कहा कि हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है, और फिर मोटिवेट, मतलब उस टाइम पे ना रिलेटिव रिलेटिव से बात करने का मन नहीं करता किसी, सब वही अरे तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक एग्जाम निकाला है, अरे वो मुझे पता है उसका क्या करूं मैं, अब तो कुछ और सोचने दो। तो वो मैं सोच रहा था। फिर दीदी जैसे
बैंक में काम कर चुकी है आईसीआई, तो उसने कहा कि तुम आरबीआई बैंक के लिए दे सकते हो या सिविल सर्विसेज के लिए दे नहीं, सकते हो। डेफिनेटली ऑप्शंस आर ओपन, तो कर लेगा, आई थिंक ये सो। चीज अच्छा है सर कि मेरे पहले अटेम्प्ट में ही मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इसके पीछे था, क्योंकि अगर मेरा एनडीए नहीं होता मैं सीडीएस जाता, मैं मतलब ट्राई करते रहता, छोड़ता तो नहीं मैं। तो अच्छा हुआ मुझे पहले ही अटेम्प्ट में मुझे क्लियर हो गया। और कॉन्फिडेंस और ड्रॉप तो ले ही रखा था। ड्रॉप का सर ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, तो मैंने जेई मेंस इसीलिए दिया ताकि मैं ड्रॉप में ये बता सकूं मैं जेई मेंस भी प्रिपेयर कर रहा था। इतनी तगड़ी प्रिपरेशन थी सर, मेरी प्रिपरेशन मेरी बहुत तगड़ी थी। मैंने जेई मेंस इसीलिए दिया था कि जब जिस दिन इंटरव्यू मुझसे पूछेगा मैं बोलूंगा सर मैंने जेई मेंस की भी प्रिपरेशन की, फैमिली के प्रेशर में आके। वो लोग कह रहे थे कि जब एनडी नहीं होगा तो इंजीनियरिंग करना। तो जेई मेंस में मेरा 83 परसेंटाइल था। मैंने, तूने बोला परसेंटाइल तो बहुत अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो सर मैंने इसलिए दी ताकि मैं टीएस के लिए और नेवी टेक के लिए भी एलिजिबल हो पाऊँ, तो उसकी भी एसएसबी एक्सपीरियंस कर पाऊँ। तो उन्होंने ज्यादा उस चीज को खींचा नहीं। अमेजिंग यार, अमेजिंग। अंश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू। जाने से पहले एक क्वेश्चन जो मैं पूछने की कोशिश करता हूँ सबसे, कि व्हाट्स योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहा है लेकिन उसका हुआ नहीं, कहीं मेडिकली आउट हो गया है, मेरिट में वो आउट हो गया है, कॉन्फ्रेंस में हो गया है, रिटर्न नहीं निकला है, तो व्हाट्स योर मैसेज टू दैट गाय? सर मेडिकल के लिए तो मैं बोलूंगा जैसे कुछ कुछ चीजें बड़ी इशू नहीं होती, जैसे हाथ का हो जाता है, क्यूबिटस वेलगस, नॉकनी, ये सब क्योरेबल है, मेरे दोस्त लोग क्योर करा रहे हैं। बाकी रिटेन सर सबसे मुश्किल मुझे रिटेन ही प्रोसीजर लगता है, जैसे मेरा खुद तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है। तो वो ना सर एक प्रेशर बिल्ड कर देता है कि दूसरे जगह से आप सुनो ना तो सब कहते हैं कि एनडीए का रिटर्न कहाँ हार्ड है, एनडीए का रिटर्न कहाँ हार्ड है, जेई मेंस और जेई के अलावा कुछ नहीं है। तो वो लोग वो सोचते हैं यार आसान भी नहीं है तब भी नहीं निकल रहा। ऐसा नहीं है, एनडीए का रिटर्न जो है ना सर वो बहुत वाइड एस्पेक्ट्स है उसके। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो आपको सब पे फोकस करना पड़ेगा। मेरा यही मानना है कि आप दो मतलब 3-4 महीने प्रिपेयर करोगे, 3 महीना आप अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे बेसिस कवर करो। और जो लास्ट मंथ है ना इट इज ऑल अबाउट मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट ही दो। मॉक टेस्ट दे के आप एनालाइज करो कि आपकी क्या कमी आ रही है, फिर उस पर वर्क करो। मतलब एक दिन मॉक टेस्ट दिया, अगले दिन एनालाइज, फिर मॉक टेस्ट दिया, उससे आपका स्कोर बहुत बूस्ट होगा। और स्पीड है, मैथ्स पूरी स्पीड है, और जीएटी नॉलेज के राउंड है। जीएटी में बहुत बंदे क्या करते हैं ना सर, सोशल छोड़ देंगे, बायो छोड़ देंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। बायो का सिलेबस सर 3-4 दिन का है, अगर आप 3-4 दिन पढ़ लो ना सर रिवाइज, तो पूरा सिलेबस खत्म है, 8-9 सवाल आपके बन गए। आप जियो में इंडियन पढ़ लो या वर्ल्ड पढ़ लो, 4-5 दिन का है। आप 5 दिन में अगर आप 5-6 सवाल कर ले रहे हो, फ्री के सवाल है ना, वो तो एड ऑन है, तो आपका अच्छा बन गया। और रिटर्न में मार्क्स स्कोर करना सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मेरिट आउट होने के चांसेस हो जाते हैं बाद में। अगर आप रिटर्न में अच्छा स्कोर कर ले रहे हो ना, तो आपको एसएसबी में एक अलग कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और बिल्कुल। एसएसबी बस आपके दिमाग में ये रहेगा कि रिकमेंड होना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, वो चीज है। एसएसबी की मैं बोलना चाहूंगा जैसे जो स्क्रीन आउट होते हैं उन पे बहुत प्रेशर बन जाता है, पर स्क्रीनिंग तक पहुंचना ही सर बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और मेरे बिल्कुल। टाइम पे सर 2-3 बंदे स्क्रीन आउट थे, जब जो रिकमेंड हुआ है अभी 2-3 बार वो स्क्रीन आउट थे, पर वो लोग दे रहे थे। कंटिन्यूअस हार्डवर्क जरूरी है। कॉन्फिडेंस आउट 2 बंदे थे, नहीं हो पा रहा था, पर हो गए ना इस बार। और उसमें क्या एसएसबी का सर मेन मोटिव ये है कि आप पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करो रैदर देन नॉलेज। लेक्चरेट में कोई बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं आते हैं, छोटे छोटे सोशल टॉपिक्स आते हैं। आप कितना भी 70-80 पढ़ लो, पर आप उन पे बोल लोगे। मैंने सर इंडियन पॉपुलेशन पे बोला था लेक्चरेट में, कोई बड़ी चीज नहीं, कोई भी बोल देगा। छोटी छोटी चीजों उधर आपका मैटर करता है सर, लेक्चरेट में ये ज्यादा मैटर करता है कि जब कोई बोल रहा हो ना तो आप उसकी सुनो, आप उसको दिखाओ, आई कांटेक्ट दो, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। और खुद बोलो तो ग्रुप को एंगेज करो, वो मैटर करता है। हर जगह जहां आपने टीम स्पिरिट दिखा दी, जैसे जीओआर भी होता है, अगर आप सबको सपोर्ट कर रहे हो रैदर देन खुद ही आगे जा रहे हो, तो वही मैटर करता है। जितना अच्छा आप बॉन्ड वहां पे एसएसबी में अपने लोगों के मेट्स के साथ बनाओगे ना, उतनी अच्छी आपकी एसएसबी रहेगी। इसका मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे बॉन्ड मतलब ट्रू फ्रेंडशिप थी सबसे, लॉयल्टी। मतलब जहां मुझे लग रहा था यार इसको ये बता दूंगा इसका हो जाएगा, मैं पूरा अपना व्यू शेयर कर रहा था। सीटी में भी मैंने बोल दिया था 1-2 बार, भले जीटू ने देखा हो ना देखा हो, तो वो मैटर करता है। ट्रू रहोगे सब निकलेगा, और फ्री माइंड से जाओ, क्योंकि जितना आप प्रेशर क्रिएट करोगे ना उतना गंदा आपका एग्जाम रिटर्न का जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, मेरे साथ खुद हो चुका है। नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है। पेरेंट्स से बात करते रहो, दोस्तों से बात करते रहो, ये दुनियादारी छोड़ने का कोई मतलब नहीं, इतना वो टफ नहीं एग्जाम। अपना चिल लाइफ रहो, लाइफ के साथ साथ प्रिपेयर करो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। वही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच अंश, प्रिविलेज टू हैव यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाकी काफी सारे अच्छे कैरियर्स हैं जिसमें एक किडनी से भी काम चल जाएगा, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड इट्स जस्ट फेज ऑफ लाइफ, आई हैव बीन थ्रू दिस, so all the best, and we wish you all the luck. And guys, if you're watching this, please like, share and subscribe.
इसकी जर्नी लोगों तक पहुंचाओ so that लोगों को पता चले. And also do check out Unacademy's course. There are 25% का discount as I have said earlier. Code is in description along with the link, so do check it out. Thank you, Ansh. Thank you so much थैंक यू and सर. love you all.